गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, हमने कंप्यूटर की सीरीज शुरू की है। सबसे पहले तो जो आप कमेंट्स करते हो, जो आप फीडबैक देते हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आपको। आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, काफ़ी सारी फीडबैक दिए वीडियोज़ के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं उन फीडबैक्स को देखता हूँ, उन पे काम करता हूँ। आपका जो भी फीडबैक होगा, एक बच्चे ने कहा था कि सर साफ साफ लिखा कीजिए, बहुत मैं उस पर काम भी करता हूँ। और जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, एक ने बोला था बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। ऐसे ही कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो एडवांटेज है कंप्यूटर सब्जेक्ट का, मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम कंटेंट जो है आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमने सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ा। उसमें हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। हमने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ा, आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा, मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, एसएसडी ड्राइव्स जो लेटेस्ट यूज होती है, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रजिस्टर्स क्या होते हैं, टेम्पररी मेमोरी होती है जिसके अंदर प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने रजिस्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक ऐसी टेम्पररी स्टोरेज होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, जिसके अंदर जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ना है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बाद जो हमने पढ़ना है, उसके बाद का रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? देखिए, इसमें कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी है। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि जो ये रजिस्टर है ये किस काम आएगा? इसमें भी डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें डेटा कौन सा स्टोर रहेगा? इसमें डेटा स्टोर रहेगा हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर सिस्टम में जब भी प्रोसेस चलता है, मैंने कहा था उस प्रोसेस के दौरान जो है डेटा स्टोर रहता है रजिस्टर्स के अंदर। तो ये वो टाइप है रजिस्टर की जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम अभी जो इंस्ट्रक्शन चला रहा है वो स्टोर रहती है इसके अंदर। समझ में आया? सो द इंस्ट्रक्शन विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू करंटली इज स्टोर्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो कैसे लिखेंगे? द इंस्ट्रक्शन which is executed by CPU, the instruction which is executed by CPU currently is stored in instruction register। समझ में आया आपको? तो वो रजिस्टर जिसके अंदर सीपीयू अभी जिस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है, मतलब अभी जिस इंस्ट्रक्शन को चला रहा है, वो इंस्ट्रक्शन जो है उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर रहती है। समझ में आया? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता चला? आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमने पढ़ना है जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है ना? जनरल पर्पस रजिस्टर सिंपल वही टेम्पररी मेमोरी, क्योंकि इसके साथ रजिस्टर लगा हुआ है तो ये भी टेम्पररी मेमोरी होगी जिसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। अब सिर्फ बात ये कि इसके अंदर क्या डेटा स्टोर रहेगा,
किस टाइप का डेटा? देखिए जनरल पर्पज है, ये नाम से पता चलता है कि ये ऐसी मेमोरी लोकेशन है, ऐसी टेम्पररी मेमोरी है जिसके अंदर जनरली जो है प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा स्टोर रहता है बिट वाइज। समझ में आप? ठीक है। सो जनरल पर्पज रजिस्टर आर टेम्पररी मेमोरी लोकेशंस in which data is stored temporarily during the processing done by computer system. समझ में आया? So the data is stored temporarily. Data is stored temporarily during the processing done by computer। देखिए इसका काम कोई स्पेशल नहीं है, इसके अंदर जो है डेटा टेम्परेरी स्टोर कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के दौरान अगर जरूरत पड़े। तो जनरल पर्पस रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितने होंगे ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो आर्किटेक्चर है सीपीयू का वो कौन सा है, या जो द नंबर ऑफ this general purpose register inside our computer system will totally depend upon the architecture, the structure of our computer system। आप बोल सकते हैं of our computer या CPU। CPU का जो आर्किटेक्चर है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, अब उसमें से जनरल पर्पस रजिस्टर कितने लगे हुए हैं ये डिपेंड करेगा कि मेरा प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है, प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी क्या है। समझ में आपको? हर एक प्रोसेसर के अंदर जो है जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे ही होंगे, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है जिसके अंदर। समझ में आपको? आगे चलते। ठीक है, ओके। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। देखिए प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या होता है? हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, सपोज ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। अब ये कौन पता रखेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले चली, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में चलनी है, उसके बाद कौन सी चलनी है, उसके बाद कौन सी चलनी है? तो वही काम हमारा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर करता है। ये क्या काम करता है? इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। नेक्स्ट, अभी अगर सपोज ये हमारा सीपीयू है, इस सीपीयू ने ये इंस्ट्रक्शन जो है अभी चलाई, उसके बाद i2 वाली है, i3 वाली है, i4 वाली है, तो क्या होगा? अगर सीपीयू हमारा i वाली इंस्ट्रक्शन चला रहा है तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर होगा? ये वाली इंस्ट्रक्शन जो कि है i2, क्योंकि i के बाद i2 ही चलनी है सीक्वेंस वाइज, फिर i3 चलेगी, फिर i4 चलेगी। समझ में आपको? सो हम लिख सकते हैं इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन, it stores the instruction which is to be executed by CPU। नेक्स्ट, समझ में आपको? ऐसी इंस्ट्रक्शन जो अभी इसके बाद चलेगी वो इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर स्टोर रहती है। समझ में आप? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है? देख रहे ये भी टेम्पररी मेमोरी होगी क्योंकि ये भी एक रजिस्टर है, बट प्रॉब्लम है स्टैक क्या होता है। देखिए याद रखिएगा, स्टैक एक कॉन्सेप्ट है
मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। जनरली स्टैक का कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो कहा जाता है स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। डेटा कैसे स्टोर रहता है मेमोरी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टैक क्या है, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा मेमोरी है जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो कैसे स्टोर रहती हैं, ऐसे एक के ऊपर एक, क्योंकि उसी को हम बोलते हैं स्टैक। अगर मैं यहाँ पे ये एक ऐसा कोई बॉक्स बना दूं, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर एक और बॉक्स बनाऊं, इसके ऊपर अगर एक और बॉक्स बनाऊं, इसके ऊपर एक और बॉक्स बनाऊं, ये बन गया स्टैक ऑफ बॉक्सेस। इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसके किसके अंदर होता है वो स्ट्रक्चर, स्टैक के अंदर। ठीक है, तो अब है क्या ये रजिस्टर, ये बेसिकली उसको, इंस्ट्रक्शन को, डेटा को स्टैक की पोजीशन में इस तरह से एक के ऊपर एक होल्ड करके रखता है। अब कैसे होल्ड करके रखता है कि जो हमारा स्टैक होता है मेमोरी, उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक बनाया हुआ है, तो ऐसे ही ब्लॉक्स मेमोरी के अंदर भी होते हैं जिनका अपना एड्रेस होता है। तो होता क्या है इसमें, बेसिकली ये क्या होता है, जो हमारा स्टैक होता है उसका जो ऊपर से डेटा, जो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है, टॉप ऑफ द स्टैक से डेटा बाहर निकलता है, और बॉटम ऑफ द स्टैक से डेटा क्या होता है, फिल होता है, अंदर की ओर जो है उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद रख, लिफो। तो बेसिकली स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज a type of memory. It is a register which is used to store data. But how data is stored? Data is stored in the form of stack. ठीक है, and in this register the data or instruction will be fetched, मतलब बाहर निकाला जाएगा, will be fetched from the top of the stack and will be stored from the bottom of the stack. समझ में आया आपको? ठीक है, तो उसी रजिस्टर, जो रजिस्टर इस तरफ से डेटा को स्टोर करके रखता है या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, समझ में आपको? सो इट इज बेसिकली, यहां पर अगर लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा instructions in the form of stack। ठीक है, स्टैक की फॉर्म में इसको फीड किया जाता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे कि इट यूजेस LIFO मेथड it uses LIFO method to fetch, ठीक है, और to store data and instructions। याद रखा आपने, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो फेच एंड स्टोर, और कहां से होगा, लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से जब डेटा बाहर जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे एक डेटा है, दूसरा डेटा है, तीसरा डेटा है, जब ये डेटा बाहर आ जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये वाला जो डेटा है, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर पड़ा हुआ इंस्ट्रक्शन डेटा है, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर जगह खाली हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो है ऊपर वाला उधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, फिर ये वाली जगह खाली हो जाएगी, तो ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाली जगह भी खाली हो जाएगी, इस तरह से, है ना। तो यहां पर लास्ट पे एक जगह बच जाएगी। तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम इसी लास्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर नया डेटा या नया इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रख देगा। समझ में आया? और ऐसे ही वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस निकलती जाएंगी, डेटा निकलता जाएगा और यहां नीचे से बढ़ता चला जाएगा। बोलो समझ में आया स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है? ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बाद हमने पढ़ना है, वो पढ़ना है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है? देखिए यहां पर डेटा आ रहा है, डेटा वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा इस रजिस्टर के अंदर। लेकिन किस टाइप का डेटा? जब हमारा जब प्रोसेसिंग चल रही होती है कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू से मेमोरी के दौरान बीच में जब डेटा ट्रांसफर होता है, तो उस डेटा ट्रांसफर के दौरान थोड़ी देर के लिए टेम्पररी तौर पे डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर का यूज होता है डेटा को होल्ड करने के लिए। ये वही बात होगी जैसे मैं अगर किसी को बोलूंगा 2 मिनट ये पकड़ना, मैं भी थोड़ा देर जरूरी है, मैंने वो डॉक्यूमेंट लाना है, तो मैंने वो थोड़ी देर के लिए जिस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट रखा, वो हमारा बन जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है ना? मैं उसको बोलूंगा 2 मिनट ये इसको होल्ड करके रखो, मैं दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ, फिर इसको भेजना आगे, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो तब तक वो जो पर्सन है जिसको मैंने बोला होल्ड करने के लिए, वो वहीं पे तब तक डॉक्यूमेंट लेके खड़े रहेगा। तो जैसे ही मैं वापस आऊंगा, वापस आने के बाद बोलूंगा हाँ जी वो दे दो मेरे को डॉक्यूमेंट, तो चेक करूंगा, बोलूंगा ठीक है उसको वहां भेज दो। सेम, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा during the data transfer between CPU and memory। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल समझ में आई? मैं फटाफट ये इसको होल्ड करके रखना, मैं 2 मिनट में डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ, फिर वापस जाऊंगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तब तक वो होल्ड करके रखेगा उसको, मैं वहां से डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है, ये भी चाहिए, हाँ ये भी रखना है इसमें, ठीक है अब उसको वहां भेज दो। और मैं आपको तो ट्रांसफर के दौरान, डेटा ट्रांसफर के दौरान, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर के दौरान जो है, उसके अंदर इस पर्टिकुलर डेटा रजिस्टर के अंदर, मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर हम टेम्पररी तौर पे डेटा स्टोर करके रखते हैं। और जब भी जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है इसी में रखेंगे, बट जब भी जरूरत पड़े टेम्पररी तौर पे जो है कंप्यूटर सिस्टम डेटा रख देता है, वो वहां से डेटा निकाल भी लेता है। समझ में आपको? आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज है, देखिए यहां पर एक टर्म है जो मैंने आपको बतानी है, जिसको बोलते हैं बफर। इस पर्टिकुलर डेटा रजिस्टर को हम बफर भी बोलते हैं, और ये खाली जो है टेम्पररी तौर पे डेटा स्टोर करने का काम आता है। अब ये बफर क्या चीज होती है? देखिए बफर जो है हर कहीं पे, कीबोर्ड में भी बफर होता है, जितने भी डिवाइसेस है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एक बफर जरूर होगा उसके अंदर। बफर का मतलब है टेम्पररी लोकेशन, टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा टेम्पररी तौर पे स्टोर रहता है, परमानेंट नहीं है। ठीक है ना? जैसे ये हमेशा काम आता है जब डेटा ट्रांसफर होना हो, कहीं से अगर डेटा आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए बफर में स्टोर कर दिया जाता है, फिर बफर से वापस निकाल लिया जाता है। समझ में आया? इसलिए इसको मेमोरी डेटा रजिस्टर को हम बफर भी कह सकते हैं कि इट ऑल्सो एक्ट्स एज बफर। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ना है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है? सॉरी, अच्छा ये तो हमने डिस्कस किया था। हमने पढ़ना है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। समझ में आपको? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या स्टोर होगा? एड्रेस स्टोर होगा। किसका? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होगा इसके अंदर। कहने का मतलब है अगर ये मेरे पास मेमोरी है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैंने मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ठीक है ना, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ये देखिए ये डेटा मैंने रख दिया इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हर एक ब्लॉक का अपना एड्रेस होगा, ठीक है, इसका अलग एड्रेस होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब बेसिकली ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या स्टोर करेगा?
मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा जहां पे जिस एड्रेस पे डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगे। सिंपल, ठीक है। इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ memory locations in which instructions and data are stored। समझ में आपको? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? ये वो लोकेशन है जिसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन, मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन है, जो डेटा है, वो जिस एड्रेस में पड़ा हुआ है, जिस मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है, वो मेमोरी एड्रेस इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर स्टोर रहता है। समझ में आया? ठीक है, पता चला? आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने जो है एक्यूमुलेटर, ठीक है, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, दूसरा तीसरा जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमने मेमोरी डेटा रजिस्टर पढ़ा, उसके बाद हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पढ़ा, ठीक है। ये सारे रजिस्टर के टाइप्स हमने पढ़े। एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। फटाफट एक लाइन के अंदर रिवाइज करते हैं। एक्यूमुलेटर होता है जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, रिजल्ट भी उसके अंदर स्टोर रहता है और फटाफट मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है और मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले दे दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर करंटली जो इंस्ट्रक्शन चल रही है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर रहती है। जनरल पर्पस रजिस्टर टेम्पररी तौर पे डेटा स्टोर रहता है, जनरली इसको यूज किया जाता है टेम्पररी तौर पे डेटा को स्टोर करने के लिए ताकि प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ये बेसिकली स्टैक की पोजीशन में होता है। स्टैक का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेटा बीच नीचे से बॉटम से और डेटा को ऐड किया जाता है बॉटम से और डेटा को फेच या इंस्ट्रक्शंस को फेच किया जाता है टॉप से। स्टैक की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये ऐसा रजिस्टर होता है जो स्टोर करता है अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी चलनी है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर स्टोर रहती है। उसके बाद मेमोरी एड डेटा रजिस्टर जो कि बफर की तरह भी काम करता है। जब सीपीयू से मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर होना होता है तो उस दौरान जो है इस रजिस्टर के अंदर डेटा को स्टोर कर दिया जाता है टेम्पररी तौर पे आगे प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, देखिए यहाँ पर एड्रेस मतलब मेमोरी का एड्रेस, डेटा का एड्रेस। डेटा जो है मेमोरी के अंदर किसी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, हर एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है, वही एड्रेस इस रजिस्टर के अंदर स्टोर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टर्स वाला टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हमने एक दो टॉपिक करने, ठीक है।
एक पढ़ना हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, और एक पढ़ना है बस स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। ठीक है, हम फटाफट इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं, फिर अगर टाइम बचा तो हम बस स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं। देख लिया, अगर मैं आपको फटाफट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है इसमें कुछ, ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, देख लिए हमारे पास वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल क्या बोलता है, पहले पानी जो है इवापोरेट होता है, फिर ऊपर कंडेंस होता है, फिर नीचे वापस आता है ना, वाटर साइकिल जिससे बारिश होती है। उसी तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन साइकिल भी है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगा कि हम इसके अंदर ये ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर को फॉलो करके जो है प्रोसेस किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को चलाया जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर ये इंस्ट्रक्शन है I1, ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। अब इस इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए जो स्टेप्स फॉलो होंगे, उन स्टेप्स, इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के प्रोसीजर को कहा जाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। समझ में आया? ठीक है, तो इट इज बेसिकली, इट इज द sequence of steps followed, ठीक है, sequence of steps followed during the execution of an instruction। समझ में आया आपको? ठीक है, ये ऐसे स्टेप्स है, ऐसे सीक्वेंस है जिस स्टेप्स के अंदर, जिन सीक्वेंस के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन को चलाया जाता है। अब इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स है। ठीक है, सिंपल, आपको ये समझ में आ गया। अब जरा आगे चलते हैं। पहला स्टेप फैच, दूसरा स्टेप डिकोड, तीसरा स्टेप एग्जीक्यूट, एंड फोर्थ स्टेप स्टोर। समझ में आया? देखिए, सिंपल, फैच का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को रीड करना, सिंपल से रीड। अब रीड किसको किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन को किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन को क्यों रीड किया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की, इंस्ट्रक्शन को कैसे चलाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए फैच का मतलब होता है रीड करना, डेटा को रीड करना। अब यहां पर डेटा नहीं, यहां पर रीड क्या होगा, यहां पर इंस्ट्रक्शन रीड होगा, फैच मेमोरी से। समझ में आया आपको? उसके बाद डिकोड का मतलब क्या होगा, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर सिस्टम को यह पता चले कि वो इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। समझ में आया? सो डिकोड करना, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना ऐसी फॉर्म में, कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। समझ में आया आपको? कन्वर्ट करना मतलब, डिकोड का मतलब है जो ये इंस्ट्रक्शन है, ये पता करना कि वो इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, उस इंस्ट्रक्शन से होगा क्या, बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी। समझ में आया आपको? उसके बाद एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाओ, सीपीयू आएगा, फिर वो इंस्ट्रक्शन को चलाएगा। जब उसको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, फिर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। उसके बाद है स्टोर। देखिए, चलाने के बाद, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी कर देते हैं मेमोरी के अंदर। 4 स्टेप्स है, फैच, डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट, उसके बाद स्टोर। दीज आर द 4 स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल। समझ में आया आपको? क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। चला पता, आज के लिए इतना काफी। हमारे पास अब लास्ट टॉपिक बचा है, वो है बस स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। बस स्ट्रक्चर क्या होती है, बस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे टॉपिक पे जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आते हैं। तो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। उसके अलावा आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। पिछले, जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा, किस टॉपिक में डाउट है। वो टॉपिक दोबारा आके मैं दोबारा समझा जाऊंगा वीडियो के अंदर, ठीक है ना।
तो और प्लस आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना, वीडियोस के अंदर, क्या वीडियो के अंदर आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है, नॉलेज मिल रही है, मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल मैं और वीडियो लेके आऊंगा बस स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू, गुड इवनिंग।